हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल न्यूमरेसी मैथ्स क्लासेस। तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 से 36 तक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या गिवन है? द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 67। आपको मोड दिया हुआ है 67। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x। हमें ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फाइंड आउट करनी है। मोड दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है L प्लस F1 माइनस F0, इसको F0 भी बोलते हैं, अपॉन 2F1। ध्यान रखना F1 पहले आ रहा है हमेशा, F1 पॉजिटिव है, माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये सब होता क्या है? L होता है जो मॉडल क्लास होती है उसकी लोअर लिमिट, F1 होती है फ्रीक्वेंसी जो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, या फिर कह सकते हैं जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। F0 होती है उससे जस्ट पहले वाली, और F2 होती है उसके जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी, और H होता है यहाँ पे इनका क्लास इंटरवल का जो गैप है, विड्थ है वो। ठीक है, अब यहाँ आपको क्योंकि मॉड दिया हुआ है 67, इसका मतलब जो मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास मतलब ये वैल्यू है, ये कहाँ लाई करेगी? 60 से 70 के बीच में, यानी कि दिस इज योर मॉडल क्लास। अब इस मॉडल क्लास से हमारी सारी चीजें हो जाएंगी। ये हो गया मेरा F1, मैंने बताया था जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी वो F1 होगी, इससे जस्ट पहले वाली F0 और ये वाली F2, यानी कि यू हैव एवरीथिंग नाउ। F0 इज x, F1 इज 15, F2 इज 12, और क्या रहेगा हमारे पास? H। नाउ H क्या होगा? इनका इंटरवल का गैप यानी कि 10 गैप है, और L लोअर लिमिट ऑफ दिस मॉडल क्लास यानी कि 60। मॉड की वैल्यू 67 गिवन है, ये सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो मॉड की जगह 67, L कितना है 60 प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 15 माइनस x अपॉन में 2F1 यानी कि 2 इंटू 15 हो जाएगा 30, माइनस F0 यानी कि x, माइनस F2 यानी कि 12 इंटू H कितना है 10। देखो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमेशा जो प्लस में टर्म है उसको दूसरी साइड ले जाओ, तो प्लस का 60 इधर आके हो जाएगा, माइनस का 60, तो 67 माइनस 60 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 15 माइनस एक्स अपॉन यहाँ 30 माइनस 12 कितना होगा आपके पास? 18। 18 माइनस एक्स इंटू 10। अब 10 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, इससे बेटर के 10 को डिवाइड में ले जाओ, तो 67 माइनस 60 कितना होगा? 7 मल्टीप्लाई में 10 था पूरे के साथ, तो अपॉन में 10 हो गया है, इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स अपॉन 18 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 18 से करेंगे तो 126 प्लस माइनस माइनस, 7 को x से करेंगे तो 7x इज इक्वल टू 15 को 10 से करेंगे तो 150 माइनस 10x। अब आप क्या करोगे? हमेशा x की जो बड़ी वाली टर्म है उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश क्या करो। यहाँ माइनस 10x है या माइनस 7x है, अगर मैं माइनस 10x को इधर ले आती हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि प्लस का 10x हो गया, और ये माइनस का 7x ऑलरेडी है यहाँ पे। प्लस का 150 है रहने देते, कॉन्स्टेंट एक तरफ वेरिएबल एक तरफ, क्योंकि और प्लस का 126 इधर ले जाएंगे तो माइनस का 126। नाउ 10x माइनस 7x होता है 3x, और 150 माइनस 126 कितना होता है? 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 24 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 8। तो जो मिसिंग नंबर थी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, उसकी वैल्यू आ गई है 8। आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 मार्क का क्वेश्चन था, कल मिस हो गया था, और अब हम 5 मार्क का क्वेश्चन स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 34 से। देखिए क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर का, चैप्टर 9 का। The two palm trees are of equal heights and are standing opposite each other on either side of the river। यानी कि एक रिवर है, ठीक है, जो कि 80 मीटर वाइड है, विच इज 80 मीटर वाइड, यानी कि रिवर की ना चौड़ाई दे रखी है 80 मीटर। उसके एक किनारे पे यहाँ एक ट्री है और एक यहाँ एक ट्री है, दोनों की सेम हाइट है। तो मैं इसको मुझे इन सब चीज से मतलब नहीं है ना, मुझे सिर्फ इस डिस्टेंस से मतलब होगा, क्योंकि रिवर की चौड़ाई दे दी और रिवर के दोनों किनारों पे 2 पाम ट्री लगे हुए हैं, दोनों की हाइट सेम है। तो मैं इस फिगर को ऐसे बना सकती हूँ, ये 80 मीटर का गैप जो कि रिवर की विड्थ है, ये मेरा एक पाम ट्री है और एक ये मेरा पाम ट्री है, ये डिस्टेंस 80 मीटर हो गया पूरा। आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट O बिटवीन दैम, इन दोनों के बीचों बीच एक पॉइंट O ले लो ऑन द रिवर। अब ये रिवर के ऊपर ही आएगा क्योंकि ये पूरी रिवर थी ना, ये पॉइंट O हो गया है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्रीज आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब मुझे नहीं पता किसका 60 किसका 30, ऐसा कुछ मेंशन नहीं, तो आप किसी का भी 60 ले सकते हो, तो दूसरा अपने आप ही कितना हो जाएगा आपका? 30 डिग्री। ठीक है, आगे बोला गया फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रीज एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O फ्रॉम द ट्रीज। अब ध्यान देना, इसको मैं नाम दे रही हूँ ABCD, और मैं H मान लेती हूँ हाइट ऑफ द ट्री, दोनों की सेम ही रहेगी ना हाइट ऑफ द ट्रीज, ठीक है, और x मैंने मान लिया डिस्टेंस
ऑफ फर्स्ट ट्री फ्रॉम पॉइंट ओ, मैं इसको फर्स्ट ट्री मान रही हूं, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ओ, ये मैंने फर्स्ट ट्री के बीच का डिस्टेंस मान लिया है। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि जो ए ओ है वो आपके पास x हो गया। अगर ए ओ एक्स है आपके पास तो जो बी ओ है उसकी वैल्यू आएगी, टोटल 80 है, इसमें से x माइनस करेंगे तो 80 माइनस एक्स, यानी कि जो बी ओ है वो हो जाएगा ए बी माइनस ए ओ, ए बी पूरा 80 है माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स मीटर। ये दूसरा ट्री आपका डिस्टेंस हो गया, पहले ट्री का x, दूसरे का 80 माइनस एक्स हो गया है। हाइट मैंने h अज्यूम कर ली है, ये हाइट होगी तो ये भी h और ये भी h। अब दोनों हमारे पाइथागोरस, दोनों में हम 90 डिग्री एंगल बना पा रहे हैं, सीधे ट्री खड़े हैं, तो यहाँ टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें पता है, हाइपोटेनस की जरूरत है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ सी में ए सी अपॉन ए ओ, ध्यान देंगे आप, ए सी अपॉन ए ओ, ए सी परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इट्स 1060 डिग्री, ठीक है। नाउ ए सी की वैल्यू कितनी है h और ए ओ की वैल्यू है x, 1060 डिग्री की वैल्यू है √3। तो यहां से मुझे जो h की वैल्यू है वो मिलेगी x इंटू √3, फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद मैं लूंगी दूसरा ट्राइंगल विच इज बी ओ डी, इसमें बी डी हाइट है तो बी डी अपॉन बी ओ, बी डी अपॉन बी ओ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1030 डिग्री। बी डी कितना है h ही है, और बी ओ भी फाइंड आउट करता है 80 माइनस एक्स है, इसकी वैल्यू है 1 अपॉन √3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से भी h की वैल्यू निकालेंगे जिससे कि हम दोनों को कंपेयर कर पाए, क्योंकि दो अननोन वैल्यूज है ना हमारे पास, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। 80 माइनस एक्स को मैं इधर ले जा रही हूँ, √3 को नहीं ले जा रही हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ h की वैल्यू चाहिए, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं कंपेयर करती हूँ, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ध्यान से देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास वैल्यू आएगी h की x √3 और h की 80 माइनस एक्स अपॉन √3 की दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो x √3 की वैल्यू आ गई है 80 माइनस एक्स अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 3 होता है, तो ये हो जाएगा इधर 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, माइनस का एक्स इधर के प्लस का एक्स हो जाएगा, तो 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 80, यानी कि 4x की वैल्यू 80, तो x की वैल्यू आ जाएगी 80 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 20 मीटर। तो x क्या था आपका, x था पहली ट्री से डिस्टेंस o का, तो दूसरी ट्री से यानी कि जो ए ओ है, ए ओ की वैल्यू 20 मीटर आ गई है, तो बी ओ कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स था, यानी कि 80 माइनस 20, तो 60 मीटर। तो आप लिख देंगे ये वो डिस्टेंस है फर्स्ट ट्री का, और ये हो गया सेकेंड ट्री का। हाइट कितनी थी h, x इंटू √3, यानी कि 20 इंटू √3, तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर √3 की वैल्यू 1.732 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो आपका हाइट ऑफ द ट्रीज आ जाएगा, क्योंकि दोनों की हाइट आपकी सेम है। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नाउ करते हैं इसका और वाला एक पार्ट और गिवन है हमें, देखिए इसमें क्या गिवन है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा जब बनता है जब ऊंचाई से हम नीचे देखते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग, यानी कि जो बिल्डिंग है वो कहीं नीची जगह पे है, उससे ऊंचाई से कहीं हम देख रहे हैं तब ये एंगल बन रहे हैं, और बिल्डिंग की आपको हाइट दी हुई है 50 मीटर, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखते हैं, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि टावर से देखा जा रहा है, टावर की टॉप से, आया समझ में, ऊंचाई से देख रहे थे। अब ये है मेरा, देखो यहां से टॉप का जो है इसका एंगल है 30 डिग्री, ये जो टॉप का है यानी कि दिस एंगल इज 30 डिग्री, एंड बॉटम यानी कि बॉटम आएगा ये, ठीक है। ये एंगल यानी कि पूरा इस लाइन से बनाएंगे, दिस इज 60 डिग्री। कभी भी डायरेक्ट एंगल नहीं लिखोगे आप, ऐसे लिख के दिखाओगे। अब आप क्या करोगे, इनको कर दो ज्वाइन, ये देखोगे आप एक ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। यूज हम बेसिकली इन्हीं को करते हैं, ये 60 है तो पूरा आपका ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्लियर है। अब मैंने h मान ली हाइट ऑफ द टावर, क्योंकि मुझसे देखो आगे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर, यानी कि ये, इसको मैं मान लेती हूँ अगर x, तो अगर ये x है तो ये ऑटोमेटिकली x होगा, क्योंकि ना पैरेलल और इक्वल लाइन होती है हमेशा। ये पूरा h है यहाँ तक, ये इतना 50 है, यानी कि ये इसके बराबर है, इसके पैरेलल और इक्वल, तो ये भी 50 होगा। टोटल h है, नीचे वाला 50 है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस हो जाएगा h माइनस 50 मीटर। ओके, अब मैं इनको नेमिंग कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा a b c और ये d और e। तो आप इसको लिख के दिखाएंगे कि लेट a e इज h बी द हाइट ऑफ द टावर। ये हाइट हमने किसकी अज्यूम की थी, टावर की। ओके, एंड अगर BC जो है 50 है तो आपका AD भी 50 मीटर ही होगा,
देयरफॉर जो DE का डिस्टेंस है वो आ जाएगा आपका h माइनस 50 मीटर। और हमने x किसको जूम किया है, डिस्टेंस बिटवीन जो टावर और आपका क्या नाम है बिल्डिंग है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो x मीटर होगा, ठीक है, जो कि मेरा AB के इक्वल है। अब आप ध्यान से देखोगे कौन कौन से दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं आपके पास, उनको ले लो। एक तो बन रहा है ये ABE और एक बन रहा है DCE। तो पहले मैं DCE लूं या ABE, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ले लिया इन ट्राइंगल ABE। अब ABE में जो ये पूरा AE है ये परपेंडिकुलर है अपॉन बेस क्या है AB और एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री। AE क्या था H, AB था x, tan 60 डिग्री था √3। अब यहाँ पे आ जाओ दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल DCE। अब DCE वाले ट्राइंगल में आपकी हाइट क्या है दिस DE और बेस क्या है DC, तो ये हो जाएगा मेरा DE बाय DC इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। नाउ DE की वैल्यू कितनी थी, h माइनस 50 अपॉन DC x ही था और tan 30 होता है 1 अपॉन √3। अब ध्यान देना आप यहाँ से h की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे इजीली, x की तो निकाल सकते हैं क्योंकि h माइनस 50 की कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। x की निकालनी है तो ये हो जाएगा h अपॉन √3 इज इक्वल टू x फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ से इस √3 को मैं इनटू में ले जाऊंगी h माइनस 50 के साथ, तो ये भी x की वैल्यू आएगी। अब अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करूँ तो दोनों ही x की वैल्यूज हैं, यानी कि h अपॉन √3 जो है उसको इक्वल होना होगा √3 h माइनस 50 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 3 होता है, 3 इंटू एच माइनस 50 हो गया। नाउ 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3h माइनस 150, माइनस का 150 इधर ले आओ, क्योंकि जब भी मैं बता रही सॉल्व करते तो हमेशा हम कांस्टेंट वेरिएबल अलग अलग कर लेते हैं। 3h और ये माइनस का h, तो 150 इज इक्वल टू 2h आ गया है, तो जो हाइट है वो 150/2 यानी कि 75 मीटर आ गई है टावर की। हाइट आ गई है, हाइट को यहाँ पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे, 75/√3 जो है वो डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर आ गया, बट हम इसे रूट नीचे नहीं छोड़ते कभी भी, रेशनलाइज करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई एंड √3 से डिवाइड हम करेंगे इसे। ये x की वैल्यू है √3 3 हो गया, तो 75 √3/3 है, 3 से इसको काटेंगे 25, यानी कि आपके पास आंसर आ गया है 25√3 मीटर। आप चाहो तो √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो 1.732, उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देना, तो लास्ट में आप लिख देना देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग इज 25√3 मीटर। आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या मैंने, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ बेस रेडियस 40 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 0.7 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक सिलिंड्रिकल पाइप है, थोड़ी पतली पाइप है ये, मतलब और लंबी होगी, इससे पानी जा रहा है एक सिलेंड्रिकल टैंक में। ये पाइप से पानी में इसमें टैंक में गिरा रही हूं। इसकी जो डायमीटर है, इसका जो पाइप का डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर इसकी, और इसकी कितनी दी हुई है आपको रेडियस 40 सेंटीमीटर। इसको मैं कैपिटल R से डिनोट कर देती हूँ। लिखोगे एग्जाम में कैसे, लेट द small r be the diameter or small r be the radius of the cylindrical pipe and capital R be the radius of the cylindrical tank। आगे हमसे बोला गया एट द रेट ऑफ 0.7 मीटर पर सेकेंड। अब इससे वाटर फ्लो कर रहा है इसके अंदर, यानी कि जितना पानी इससे जितने टाइम में जाएगा तो उसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होगा। आगे क्वेश्चन पूछेगा हाउ मच विल द वाटर राइज इन द टैंक इन हाफ एन आवर, यानी कि 30 मिनट्स में कितना पानी इसमें भरेगा। अब ध्यान देना 30 मिनट्स में जितना पानी इसमें से फ्लो करेगा उतना ही तो पानी इसके अंदर भरेगा, तो वॉल्यूम जो 30 मिनट्स में इसका होगा पानी के फ्लो का, वही 30 मिनट्स में इसका भी वॉल्यूम होना चाहिए, दोनों इक्वल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये रेट है, यानी कि एक तरह से स्पीड दे दी है। स्पीड आपको एक तरह से कितनी दी हुई है 0.7 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 0.7 मीटर पानी भरता है ये पाइप। तो क्योंकि सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में, मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूंगी, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 0.7 मीटर में 100 मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बन जाएगा 70, क्योंकि एक पॉइंट भी लगेगा। 70 सेंटीमीटर इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 70 सेंटीमीटर पानी ये फिल करता है। तो हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वॉल्यूम कितना होगा, देखो सिलेंड्रिकल पाइप में सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h। पाई को मैं पाई रहने देती हूँ क्योंकि आगे मैं इक्वेट करूंगी तो ये कैंसिल हो जाएगा।
अगर पुट कर दोगे तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। आर स्क्वायर, आर यानी कि 1 और एच हाइट, कितना पानी भर रहा है, हाइट मतलब कितना ट्रेवल किया, तो वो आप बताओगे 1 सेकंड में कितना था, 70 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया, तो ये होगा 70 पाई। अब मुझे निकालना है 30 मिनट्स में, तो उससे पहले मैं 1 मिनट की वैल्यू निकालूंगी, यानी कि 60 सेकेंड की। 60 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 70 पाई इंटू 60, ये 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट के इक्वल है। तो 30 मिनट, हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट्स में कितना वॉल्यूम होगा, 70 पाई इंटू 60 इंटू 30, तो ये आपका सेंटीमीटर क्यूब, ये वो वॉल्यूम है जो आधे घंटे में इस पाइप से पानी बहा है। अब उतना ही ये वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए इसके वॉल्यूम के, ठीक है। मुझे इसकी हाइट नहीं पता है, तो मैंने मान ली लेट कैपिटल एच बी द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक। अब इसका वॉल्यूम जो हाइट है वो कैसे निकालेंगे, इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, इसको पाई रहने देती हूँ, आर स्क्वायर, इसके आर कितना था 40, तो 40 इंटू 40, और एच मुझे नहीं पता है। अब आप जानते हो जितना वॉल्यूम ये होगा उतना ही वॉल्यूम तो ये भी होगा, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट्स। जो 30 मिनट्स में वाटर फ्लो होगा वो इक्वल होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ टैंक के, जितना वो फिल हुआ है आधे घंटे में, इतना ही तो फिल होगा जितना 30 मिनट में फ्लो करके आया है। इसका वॉल्यूम था आपके पास 70 पाई इंटू 60 इंटू 30, और इसका वॉल्यूम था आपके पास पाई इंटू 40 इंटू 40 इंटू एच। तो वैल्यू आएगी, देखो पाई से पाई कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए हमने, तो यहाँ पे देखो क्या बच गया आपके पास, 7 6 42, 42 इंटू 330, और नीचे 4 4 16 आ गया, ये एच की वैल्यू आ गई है। तो इसे कट करते हैं, कितने पे कट होगा, 2 8 16, 2 से करेंगे तो 21 हो गया, फिर 2 से करेंगे 2 4 8, इसको करेंगे 15 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 15 का 5 कैरी 1, 15 2 30 प्लस 1 31, 315/4 हाइट आ गई है, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे 4 से, यानी कि इसके 78.75 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस को सेंटीमीटर में चेंज किया था। तो ये आ गई है हाइट, यानी कि आधे घंटे में 78.7 मान लो यहाँ तक बैठ रही है, इस हाइट तक पानी भरेगा। ऐसे अगर पूछ लेता 1 घंटे में, तो हम 60 मिनट का पहले वाटर फ्लो निकाल लेते, उसको इक्वेट कर देते, तो वो 60 मिनट के इक्वल आ जाता। आई होप क्लियर हो गया क्वेश्चन। हमेशा ध्यान रखना जब ये फ्लो वाले क्वेश्चन आते हैं तो ये एक तरह से हाइट का काम करता है, ठीक है, इतने सेकंड में इतने हाइट है, इतने मिनट में इतनी हाइट है, उस तरह से। ओके, आई होप क्लियर हो गया क्वेश्चन। नाउ करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, जो कि है अ मोटर बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। देखो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट फटाफट एक बार बता देती हूँ मैं आपको। अपस्ट्रीम का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन कैसे, जैसे कि मान लो वाटर फ्लो हो रहा है इस तरफ और बोट जो है आपकी वो चल रही है इस तरफ, उल्टी दिशा में चल रहे हैं दोनों, तो होगा क्या, मान लो ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी फ्लो कर रहा है। बोट की स्पीड x है और पानी की स्पीड y है, तो बोट की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए पहली बात तो, ठीक है। पानी की कम होगी, क्योंकि बोट की स्पीड कम होगी तो पानी अपने साथ बहा ले जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जब ऑपोजिट डायरेक्शन है स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि आप खुद सोच सकते हो जब आप पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में बोट को बहाते थे, जैसे छोटे में खेलते थे, तो स्पीड कम हो जाती थी, यानी कि स्पीड घट जाती थी। या फिर आप साइकिल चलाते हो और हवा के डायरेक्शन से ऑपोजिट चल रहे हो तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत ज़्यादा करने मतलब आपकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। तो उस केस में आपका अपस्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो होती है x-y किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम की। और डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, दोनों ही ना सेम डायरेक्शन में होते हैं, मतलब पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में है तो जो बोट है ना हमारी वो भी इसी डायरेक्शन में। अब आप ध्यान देना, थोड़ी बहुत तो पानी की स्पीड है, थोड़ी बहुत बोट की स्पीड है, कुछ ऐड हो जाएगी ना, बढ़ जाएगी स्पीड इसकी। क्यों, क्योंकि पानी अपने साथ थोड़ा बहुत तो धकेलेगा ना उसको, तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्पीड बढ़ जाएगी यानी कि दोनों की स्पीड्स ऐड हो जाएंगी, तो ये होती है x+y किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हो, एक्सीलेटर में, एस्केलेटर्स में जब आप चढ़ते हो, मेट्रो स्टेशन वगैरह जाते हो, तो आप देखते हो कि अगर आप चलते चलते एस्केलेटर्स पे चलते हो, मतलब एस्केलेटर भी मूव कर रहा है और साथ में आप भी चल रहे हो, तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाते हो। आप ऐसा लगता है कि आप को सपोर्ट मिल रहा है, कोई आपकी स्पीड से ज़्यादा बढ़ गई है, या फिर आप स्लोप से नीचे भागते हो तो भी आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। तो वो इसलिए होता है कि आपको मेहनत कम करनी पड़ती है, स्पीड अपने आप ही ज़्यादा हो जाती है। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड x+y होती है, आप ऐसे याद रख लेंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। मैंने मान लिया x है मेरी स्पीड ऑफ द बोट, ठीक है, और y मैंने मान लिया है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम यानी कि पानी के फ्लो की स्पीड।
तो जो स्पीड है वो अपस्ट्रीम की लिखेंगे हम पहले। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितना है मैंने बताया था अभी आपको, x माइनस वाई, और स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम वो कितना हो गया, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। आपको सारी स्पीड्स क्लियर, आप क्वेश्चन पे आते हैं। मोटरबोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया तो कितना टाइम लगा उसको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये अपस्ट्रीम जाने का है, प्लस वापस आने का डाउनस्ट्रीम आने का 24 किलोमीटर उसने डाउनस्ट्रीम आया अपॉन में डाउनस्ट्रीम की स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। मान लो ये T1 टाइम है, T2 टाइम है, दोनों का सम 6 आवर्स के इक्वल होना चाहिए था, तो मैंने 6 के इक्वल रख दिया है। दूसरी इक्वेशन मेरे पास बनी, सेम टाइम इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम। इसी सेम टाइम यानी कि दोबारा 6 आवर्स में ही उसने क्या किया, 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, तो ये डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है ना, ध्यान रखना। तो टाइम की वैल्यू मुझे निकालनी थी, इसलिए मैंने पुट किया 12 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 36 डाउनस्ट्रीम गया, तो 36 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, आपको क्या करना होता है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को u लेट कर लो एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को आप लोग v लेट कर लो, जिससे क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 16u प्लस 24v इज इक्वल टू 6 एंड दूसरी बन जाएगी 12u प्लस 36v इज इक्वल टू 6। इसमें से मैं 6 कॉमन ले सकती हूँ, तो ये बन जाएगी 6 2 12, 6 इज 36 इज इक्वल टू 6 बन जाए 6। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान देना, जो इक्वेशन बनी है मेरी इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इसमें क्या करने वाले हैं हम, मेरे को एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है 3 और 4 को सॉल्व करने में। अगर मैं u का कोफिशिएंट सेम बनाना चाहती हूँ, 16 है, अगर मैं इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 8 16 हो जाएगा। तो ये 16u प्लस 8 6 48v इज इक्वल टू 8 बन जाए 8। इक्वेशन नंबर हो गई 5। नाउ मैं इक्वेशन नंबर 3 एंड 5 को सॉल्व करने वाली हूँ। 3 एंड 5 देखो, ये था 16u प्लस 24v इज इक्वल टू 6 और 5 इक्वेशन है 16u प्लस 48v इज इक्वल टू 8। दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो गई, ये कैंसिल हो गया। नो 24v माइनस 48v है, तो माइनस का 24v आएगा, बड़े वाले के आगे का साइन आएगा। -8 और प्लस 6 होता है -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो v की वैल्यू आ गई 2/24 यानी कि 1/12। इस v की वैल्यू को मैं मान लो पुट करना चाहती हूँ इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन 4 में मैंने इसे पुट किया, तो यहाँ से मुझे मिला 2u प्लस 6v, v यानी कि 1/12 इज इक्वल टू 1, 6 2 12, 1/2। तो 2u की वैल्यू होगी 1 माइनस 1/2, ये वैल्यू 1/2 हो गई है, दोनों को माइनस करते 1/2 ही आता है, तो u की वैल्यू क्या आएगी 1/2 यहाँ ऑलरेडी है, ये 2 भी डिवाइड में आ जाएगा यानी कि 1/4। अब ध्यान देना, v क्या था आपका, v था 1/x प्लस वाई, v 1/x प्लस वाई था, यानी कि जो 1/12 इसकी वैल्यू 1/x प्लस वाई हो गई। इट मीन्स यहाँ से जो आपकी वैल्यू है x प्लस वाई की वो क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि x प्लस वाई जो है मेरा 12 हो गया है। सिमिलरली नीचे से यहाँ से जो है आपका ये वैल्यू 1/x माइनस वाई की इक्वल थी, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 4। अब इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, ये तो ऑलरेडी ऑपोजिट साइन है तो इन्हें सिर्फ ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को। ये कैंसिल हो गया, x और x बन गया हमारा 2x, 12 प्लस 4 बन गया हमारा 16, तो x की वैल्यू आ गई 16/2 यानी कि 8। x 8 आ गया, इसको पुट कर दो, मान लो इस इक्वेशन को मैं 6 नाम देती हूँ। पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 6। 6 में मैंने x की वैल्यू पुट की, तो ये हो गया 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, यानी कि y आ गया 12 माइनस 8 और यू कैन से 4। तो x क्या था मेरी स्पीड ऑफ बोट, तो हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ बोट जो है मेरी 8 किलोमीटर पर आवर आ गई है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम थी वो हो गई है 4 किलोमीटर पर आवर। आई होप क्लियर हो गया होगा। आज इसी वीडियो के साथ आज सैम्पल पेपर खत्म हो गया मैथ स्टैंडर्ड का। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्टिल आपको कोई डाउट है गाइस तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, ये पूछते क्यों नहीं हो आप। ठीक है, तो गाइस आज मैं पेपर सॉल्व करवा चुकी हूँ और मैं अपनी वीडियो में एनसीईआरटी भी सॉल्व करा रही हूँ, साथ ही में एमसीक्यूज भी मैं अपडेट करने वाली हूँ चैप्टर वाइज। तो गाइस प्लीज़ न्यू अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर पसंद आई है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।